आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है औसत लागत, सीमांत लागत, कुल लागत। इनमें संबंध, हम तीनों लागतों में क्या क्या संबंध होता है इसको सीखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, ये हम 3-4 पॉइंटों में सीखेंगे, एक एक पॉइंट को बारी बारी से पकड़ते हैं। तो पहला जो संबंध है वो क्या है कि औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट और सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट, इन दोनों का अनुमान है हम कुल लागत की सहायता से लगा सकते हैं। यदि हमें किसी क्वेश्चन में कुल लागत दे रखी है तो हम लागत से संबंधित जितने भी डेफिनेशन है, जितने भी कॉलम आएंगे हमारे टेबल में, वो हम सारे पूरे करते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी हम न्यूमेरिक सवाल करेंगे, हम ये देखेंगे कि कुल लागत हम कैसे निकालें। एक बार कुल लागत निकाल लिया तो उसके बाद हम सारी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यदि हमें औसत लागत निकालनी है तो कुल लागत को हम क्वांटिटी से भाग कर देंगे। यदि हमें सीमांत लागत निकालनी है तो टी सी एन माइनस में टी सी एन माइनस 1 वाला फार्मूला यूज करके हम सीमांत लागत भी ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें कुल लागत दे रखी है। तो पढ़ते हैं इसको। औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों को एक कुल लागत की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। औसत लागत का जो अनुमान है उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर लगाया जा सकता है। तो एवरेज कॉस्ट वो क्या होती है, टोटल कॉस्ट को यदि हम क्वांटिटी से भाग कर दे तो हमें AC एवरेज कॉस्ट है वो पता चल जाएगी। इसी प्रकार सीमांत लागत का अनुमान भी हम कुल लागत की सहायता से लगा सकते हैं। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन है उसे सीमांत लागत कहते हैं। ये हम डेफिनेशन इसकी पढ़ चुके हैं। तो सीमांत लागत TCN माइनस में TCN माइनस में 1। मान लीजिए हमने छठी इकाई का सीमांत लागत ज्ञात करनी है, तो इस फार्मूले को यदि हम देखें तो कुल लागत छठी इकाई पर माइनस में कुल लागत n माइनस 1। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 6, तो n में से एक गया 5, यानी कि छठी इकाई पर जो कुल लागत है उसमें से पांचवी इकाई की कुल लागत घटा देंगे तो हमें छठी इकाई की सीमांत लागत है वो प्राप्त हो जाएगी। ये जो पॉइंट है, जब हमें ये न्यूमेरिक सवाल करेंगे तब आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमारा दूसरा बिंदु है कि औसत लागत घटने पर सीमांत लागत भी घटती है। औसत लागत घटने पर सीमांत लागत भी घटती जाती है। इस अवस्था में सीमांत लागत औसत लागत की अपेक्षा अधिक तेजी से कम होती है, अर्थात सीमांत वक्र है, जो सीमांत लागत वक्र है वो औसत लागत से नीचे होता है। अब इसको एक थोड़ा ग्राफ से देखते हैं। ये OX अक्ष पर हमने उत्पादन को दर्शाया है, OY पर हमने लागत को दर्शाया है। तो ये जो हमारा औसत लागत वक्र है वो हमेशा ऊपर होता है, ये विद्यार्थी इस बात को याद रखेंगे। और जो सीमांत लागत वक्र है वो नीचे होता है। कब? जब ये दोनों लागतें हैं वो कम हो रही हो। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आ सकता है आपके मन में कि सर हमने तो ये पढ़ा था कि जो लागत वक्र है वो U आकार के होते हैं, जबकि हम ये सिर्फ नीचे की तरफ है, तो ये ऐसा क्यों? इसका कारण मैं बताता हूँ। जब हमें कारक के प्रतिफल वाला पाठ पढ़ रहे थे तब हमने सीखा था कि जो उत्पादक है जब तक उसको बढ़ते प्रतिफल के, जो प्रतिफल है साधन के और पैमाने के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त रहेंगे, वो उत्पादन की मात्रा बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। एक अवस्था के बाद जो प्रतिफल बढ़ने कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और उसे समान प्रतिफल है वो प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद भी यदि उत्पादन की मात्रा बढ़ाने की कोशिश करें तो उत्पादन बढ़ने के बजाय घटना आरंभ हो जाता है, यानी कि पैमाने के या साधन के घटते प्रतिफल उसे प्राप्त होते हैं। तो कोई भी उत्पादक इस तीसरी अवस्था में उत्पादन नहीं करता। मैक्सिमम से मैक्सिमम उत्पादक कहाँ काम करता है? जब तक कि उसको समान प्रतिफल प्राप्त हो रहे। जैसे उसको घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं वो अपना उत्पादन की मात्रा फिर से कम कर देता है। तो अर्थशास्त्र में अध्ययन के लिए पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था का अध्ययन इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, न ही समान अवस्था का। पैमाने के जो बढ़ते प्रतिफल है हम उसी अवस्था का अध्ययन करते हैं। और पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का मतलब है इसका उल्टा क्या हुआ, घटती लागत का नियम। तो पहले लागत घटती, इसका उल्टा होता है। ये जो हमारा पैमाने के प्रतिफल का जो वक्र हमारा ऐसे होता है, तो लागत का इसका उल्टा होता है। पहले उत्पादन के हमें बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं, या इसको दूसरे शब्द में कहे तो हमें घटती लागत प्राप्त होती है। तो पहले लागत घटती है, फिर समान हो जाती है और फिर पुनः बढ़ना शुरू कर देती है। तो कोई भी उत्पादक
लागत बढ़ने की जो अवस्था है वहां उत्पादन नहीं करेगा। समान जहां लागत होती है वहां उसका भी अध्ययन भी इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। हमारे लिए अध्ययन का महत्वपूर्ण का विषय होती है पहली अवस्था, जब लागत घट रही है तो पहली अवस्था के अंत तक उत्पादक है अपना उत्पादन बढ़ाता रहता है। तो इसीलिए ये हम केवल इसकी ये वाली जो अवस्था है जो लागत घट रही है, हम इसी अवस्था का प्रयोग करते हैं, इसी अवस्था का अध्ययन है वो मेन करते हैं। अब हम करते हैं तीसरा, औसत लागत बढ़ने पर सीमांत लागत भी बढ़ती है। जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है, परंतु सीमांत लागत में जो वृद्धि होती है वो औसत लागत की तुलना में अधिक तेजी से होती है। अर्थात इस दशा में सीमांत लागत वक्र है वो औसत लागत वक्र से ऊपर होता है। ये मुझे जो ग्राफ है ये गलत मैंने यहाँ पिक्चर लगा दी। इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, ये हमारा औसत लागत वक्र और ये हमारा सीमांत लागत वक्र। अब आपको एक गोल्डन रूल बताता हूं, आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा। अभी ऊपर कौन सा वक्र, ये औसत लागत आएगा या मार्जिनल सीमांत लागत आएगा, आपको गोल्डन रूल बताता हूं। जो सीमांत लागत है यानी एमसी वक्र है वो एक जिद्दी बच्चे के जैसा, शरारती बच्चे का जैसा है। तो यदि औसत लागत बढ़ेगी तो ये जिद में करके या देखा देखी करके उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, और जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत उससे ज़्यादा तेजी से घटती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि हमारी औसत लागत बढ़ रही है तो सीमांत लागत उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी, यानी कि सीमांत लागत वक्र ऊपर होगा। यदि हमारी औसत लागत घट रही है तो सीमांत लागत वक्र उससे ज़्यादा तेजी से घटेगी, यानी कि जिद्दी बच्चा है ये, इसने आगे आगे रहना, अगर बढ़ेगा तो भी आगे रहेगा और घट रहा है तो भी आगे रहेगा। तो इसके बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम अध्ययन करते हैं हमारे चौथे बिंदु का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है। इस बिंदु का जो है जब हम बाजार का संतुलन का पाठ पढ़ेंगे वहाँ इसका आपको रेफरेंस मिलेगा, तब आपको और अच्छे से ये इस पॉइंट का जो महत्व है वो समझ में आए। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। ये एक गोल्डन रूल है, और जब हम मार्केट का संतुलन करेंगे तब इस रूल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट वहाँ आपको देखने को मिलेगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सीमांत लागत वक्र है औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु से काटते हैं। जो औसत लागत वक्र का जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वहां से एमसी वक्र है वो गुजरेगा। कैसे, इस ग्राफ में देखते हैं। ओ एक्स अक्ष पर हमने उत्पादन को दर्शा दिया, ओ वाई पर हमने लागत को दर्शाया है। ए सी वक्र है वो हमारा औसत लागत वक्र है। तो जो एम सी वक्र है उसके ए सी के सबसे न्यूनतम बिंदु में से गुजरता है, और ये इस तरह से इसको काटते हैं। एक बार मैं आपको और ग्राफ बना के समझा रहा हूं। यदि हमें पेपर में ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम बना देंगे एसी वक्र, एवरेज कॉस्ट। इसको न्यूनतम बिंदु को हम पॉइंट आउट कर लेंगे पहले ही ऐसे, भाई ये इसका न्यूनतम बिंदु है। तो इस एमसी वक्र को इस बिंदु से गुजार देंगे तो ये हमारा जो ग्राफ है वो सही बनेगा ऐसे एमसी। एक चीज और ध्यान रखनी हमने कि सीमांत लागत का जो न्यूनतम बिंदु है वो औसत लागत के न्यूनतम बिंदु से पहले आएगा। अब जैसे औसत लागत का न्यूनतम बिंदु ये है ई, ये आया है Q1 पर, और सीमांत लागत वक्र जो ये है हमारा, इसका न्यूनतम बिंदु ये हमेशा औसत लागत से पहले आएगा। अब उसी कंसेप्ट को हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं कि जो सीमांत लागत वक्र है वो औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है, ये तो हमने सीख लिया। अब उसमें हमने एक पॉइंट और ऐड कर दिया, जो औसत परिवर्तनशील लागत है उसको भी न्यूनतम बिंदु पर काटता है। और ये जो एमसी वक्र है इसका न्यूनतम बिंदु हमेशा सबसे पहले आएगा। तो मैं आपको अलग से ही ग्राफ बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये हमने ओ एक्स अक्ष पर हम दर्शाते हैं उत्पादन की मात्रा, ओ वाई अक्ष पर हम दर्शाते हैं लागत, सी फॉर कॉस्ट। सबसे पहले हम बनाएंगे ए सी, ये हो गया हमारा औसत लागत कर्व। इसका न्यूनतम बिंदु को फाइंड आउट कर लो, ये हमने इसको पहले ही मार्क कर लिए। इसके बाद बनाएंगे हम
ए बी सी का न्यूनतम बिंदु है इस ए सी से पहले आएगा। ये ए बी सी का न्यूनतम बिंदु ये है ए सी। अब जो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जो एम सी वक्र है वो इस ए सी के न्यूनतम बिंदु से भी गुजरेगा और इसको भी यहाँ न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो हम एम सी कर्व इस तरीके से बनाएंगे कि वो इन दोनों बिंदुओं से गुजरे। ये थोड़ी माउस की वजह से मेरे थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई, इसको माइंड मत करना आप लोग। ये हमारा एम सी कर्व। तो एम सी का न्यूनतम बिंदु सबसे पहले, उसके बाद ए बी सी का न्यूनतम बिंदु और उसके बाद ए सी का न्यूनतम बिंदु। अब इनके संबंध, अब छोटा सा टॉपिक और रह गया हमारा। अब हम करते हैं इनके बीच में जो कनेक्शन है, जो मैथमेटिकल है कनेक्शन है, जो फार्मूले हैं उनको थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर हम सीधा आज की क्लास का जो टेबल है उन पे करेंगे। कुल लागत तथा सीमांत लागत में संबंध। सीमांत लागत की गणना दो इकाइयों की कुल लागत के अंतर द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हम पढ़े थे भाई, टी सी छठी इकाई पर माइनस में टी सी पांचवी इकाई पर। तो यदि हमने छठी इकाई का सीमांत लागत ज्ञात करनी है तो छठी में से पांचवी की कुल लागत घटा देंगे, हमारी सीमांत लागत बढ़ जाएगी। जब कुल लागत घटती दर पर बढ़ती है तो सीमांत लागत भी घटती है। जब कुल लागत में वृद्धि होनी बंद हो जाती है तो सीमांत लागत है वो न्यूनतम होती है। और जब कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है तो सीमांत लागत है वो बढ़ जाएगी। दीर्घकालीन कुल लागत वक्र, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व, जिसे हम LTCC बोलते हैं, यानी लॉन्ग टर्म कॉस्ट कर्व या लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट कर्व, कैसे भी बोल लीजिए इसको। अब पॉइंट एक छोटी सी बात पकड़नी है, माइनर सी बात है, वो पॉइंट समझ लेना, बिल्कुल इजी हो जाएगी ये। दीर्घकाल में हम बार बार हम पढ़ रहे हैं कि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए परिवर्तनशील लागत और बंधी लागतों में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि दीर्घकाल में बंधी लागत नाम की कोई कंसेप्ट नहीं होती। एक बार मैं आपका पीछे का रिपीट कर रहा हूं, हमने पढ़ा था अल्पकाल में एक साधन स्थिर होता है जैसे कि भूमि, और दूसरा साधन होता है परिवर्तनशील। भूमि की जो इकाइयां हैं वो हमारी एक 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 रहते, श्रम की इकाइयों में हम परिवर्तन करके हम अपना उत्पादन है वो बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्पकाल में एक साधन अवश्य स्थिर रहता है जबकि बाकी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद दीर्घकाल में क्या होता है, दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, तो हम भूमि में भी चेंज कर सकते हैं, श्रम पे में भी चेंज कर सकते हैं, पूंजी में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब यहीं से एक बात निकलती है, अल्पकाल में भूमि स्थिर साधन है, इसलिए भूमि की लागत को बोला जाता है बंधी लागत, और श्रम की लागत को में हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये होती है हमारी परिवर्ती या परिवर्तनशील लागत। अब दीर्घकाल में ये भी परिवर्तनशील है, ये भी परिवर्तनशील है, तो दीर्घकाल में कोई बंधी लागत तो होती ही नहीं, तो सारी लागतें क्या होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं। दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए दीर्घकाल का कुल लागत वक्र ठीक वैसा ही होता है जैसे अल्पकालीन कुल लागत वक्र का होता है। आपको ध्यान होगा हमने ये पढ़े थे, ये थी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और ये थी हमारी परिवर्तनशील लागत पीसी वेरिएबल कॉस्ट। तो जो हमारा लॉन्ग टर्म वाला जो होता है वो इस वेरिएबल कॉस्ट कर्व के जैसे होता है, क्योंकि दीर्घकाल में फिक्स्ड कॉस्ट कोई होती ही नहीं, बंधी लागत कोई होती ही नहीं। ये बिंदु ए आता है, ये यहां तक हमारा बढ़ता प्रतिफल या घटती लागत का नियम लागू है, और उसके बाद है हमारे घटते प्रतिफल या बढ़ती लागत का नियम है वो हमारा लागू हो जाता है। अब बात करते हैं हम समय तत्व और लागत। भाई समय का अभी जिसका हम अध्ययन कर रहे थे, अल्पकाल दीर्घकाल, इसका क्या रोल होता है। अति अल्पकाल, अति अल्पकाल का दूसरा नाम है बाजार काल, वेरी शॉर्ट पीरियड या अति अल्पकाल को बाजार काल भी कहा जाता है। यह अवधि इतनी कम होती है कि उत्पादन को हम नहीं बढ़ा सकते। पूर्ति स्थिर होने के कारण पूर्ति बेलोचेदार होती है, इसलिए इस बात का कोई महत्व नहीं होता कि उत्पादक वस्तु की लागत प्राप्त कर पाता है या नहीं। अति अल्पकाल में उत्पादक के लिए लागत का कोई महत्व नहीं होता, उसे अति अल्पकाल को ये मान के चलिए कुछ घंटों का टाइम या कुछ मिनटों का टाइम। दूसरा होता है हमारा अल्पकाल। अल्पकाल समय की वह अवधि जिसमें पूर्ति को केवल उत्पादन क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है।
अल्पकाल इतना समय होता है कि हम नई फैक्ट्री नहीं लगा सकते, केवल वर्तमान मशीनों पर ज़्यादा मजदूर लगाकर उत्पादन बढ़ा सकते हैं, हम नई मशीन नहीं लगा सकते। और एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अल्पकाल, दीर्घकाल, अति अल्पकाल, इसका जो अर्थशास्त्र में इसका संबंध है घंटों से नहीं होता, हमारे वास्तविक समय से नहीं होता, इसका संबंध है स्थितियों से होता है। कि अति अल्पकाल जहां हम पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, पूर्ति को मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टॉक तक हो सकते हैं। अल्पकाल समय की वह अवधि जहां हम केवल उत्पादन क्षमता तक उत्पादन बढ़ा सकते हैं, नई मशीन नहीं लगा सकते। तो अल्पकाल के लिए क्या रूल है? फर्म को परिवर्तनशील लागत है वो अवश्य मिलनी चाहिए, यानी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो उत्पादक को अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। अगर ये भी प्राप्त नहीं होगी तो क्या करेगा उत्पादक? फैक्ट्री को कर देगा बंद, अपने घर पे आराम से बैठेगा। पढ़ते हैं इसको। अल्पकाल में फर्म की कीमत कम होने से बंदी लागत का घाटा तो उठा सकती है। बंदी लागत हम बार बार पढ़ रहे हैं कि बंदी लागत का घाटा उसे उत्पादक को सहन करनी ही पड़ती है, चाहे वो शून्य उत्पादन करे या चाहे मैक्सिमम उत्पादन करे। परंतु कीमत इतनी कम हो जाए कि परिवर्तनशील लागत भी उसे न प्राप्त हो तो उत्पादन को बंद कर देगी। और अर्थशास्त्र में इस बिंदु को शट डाउन पॉइंट कहते हैं। और इस पॉइंट को विस्तार से हम पढ़ेंगे जब हम बाजार का संतुलन वाला पाठ पढ़ेंगे। अब बात करते हैं दीर्घकाल की। दीर्घकाल है समय की वह अवधि जिसमें पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है, अर्थात उसे मांग के अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। यदि मांग बाजार में बढ़ रही है तो हम नई फैक्ट्रियां लगा सकते हैं, यदि बाजार में मांग कम हो रही है तो हम फैक्ट्री को बंद भी कर सकते हैं, यानी हमारे पास इतना टाइम होता है। नई फर्में उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं, पुरानी जो फर्म है वो उद्योग छोड़ सकती है। वर्तमान फर्म नया प्लांट लगा सकती है। समय की इस अवधि में फर्मों को कुल लागत अवश्य मिलनी चाहिए, अन्यथा वो उत्पादन बंद कर देंगी। वास्तव में दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए उत्पादक सभी लागतों को नियंत्रित कर सकता है, इसलिए उन्हें कुल लागत अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, नहीं तो वो अपनी फैक्ट्री बंद कर देगा। दीर्घकाल का दूसरा नाम क्या है? सामान्य काल। अब इन तीनों पॉइंटों को हम शॉर्ट में करते हैं कि अति अल्पकाल में या बाजार काल में इस बात का कोई महत्व नहीं होता कि उत्पादक को लागत प्राप्त होती है या नहीं। अल्पकाल में उत्पादक को क्या मिलना चाहिए? परिवर्तनशील लागत मिलनी चाहिए। अगर उसे ये परिवर्तनशील वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त नहीं होंगे तो अपनी फैक्ट्री बंद कर देगा। और दीर्घकाल में उत्पादक को टोटल कॉस्ट मिलनी चाहिए। अभी टोटल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट ही होती है। अगर उसे टोटल कॉस्ट प्राप्त नहीं हुई तो भी वो अपनी फैक्ट्री को बंद कर देगा। अब हम आते हैं हमारे आज की क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेबल को सोल्व करना। तो इन टेबल को सोल्व करने के मैं आपको सूत्र फॉर्मूले हैं वो जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूँ। तो पहला, विभिन्न लागतों को कैसे ज्ञात करेंगे? पेपर में हमें प्रश्न में हमने क्या दे रखा है? उत्पादन की इकाइयां दे रखी हैं, कुल लागत दे रखी है, कुल परिवर्तनशील लागत दे रखी है। तो कुल लागत कैसे निकालेंगे? हमें क्या क्या दे रखी है? बंदी लागत दे रखी है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। इसके आगे हम कई बार टी वर्ड और लगाते हैं, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या कहें टीएफसी या एफसी, इन दोनों का मतलब एक ही है। टीवीसी या वीसी, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो यदि हमें पेपर में क्वांटिटी दे दी, फिक्स्ड कॉस्ट दे दी, वेरिएबल कॉस्ट दे दी, तो विभिन्न लागतों को हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले कुल लागत को ज्ञात करेंगे बंदी और परिवर्तनशील लागत को जोड़कर, यानी टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा है हमारा औसत लागत। औसत लागत कैसे ज्ञात करेंगे? हमने कुल लागत ज्ञात कर ली, यहां इसको हम भाग दे देंगे क्वांटिटी से, तो हमारे पास आ जाएगी औसत लागत। उसके बाद औसत बंधी लागत, ये जो हमारी बंधी लागत है इसको क्वांटिटी से भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गई? ये औसत बंधी लागत। अगला हमारा औसत परिवर्तनशील लागत, जो हमारी परिवर्तनशील लागत है इसको क्वांटिटी से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? औसत वेरिएबल कॉस्ट, यानी औसत परिवर्तनशील लागत। उसके बाद सीमांत लागत। सीमांत लागत का फॉर्मूला हमारे पास है टी सी एन माइनस में टी सी एन माइनस में 1। तो ये थे हमारे लागत के संबंधित कुछ सूत्र। अब हम प्यारे बच्चों अध्ययन करते हैं हमारी टेबल को। या पेपर में ये आपकी इस टाइप की जो टेबल है वो आएगी और कहेगा कि निम्न तालिका को पूरा कीजिए। हमें दे रखा है उत्पादन की इकाइयाँ 0 इकाई, यानी ये है हमारी क्वांटिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद हमें दे रखी है कुल स्थिर लागत, यानी कि ये है हमारी टी एफ सी, या सिंपली बोले तो ये है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट एफ सी।
ये हमारी हर एक इकाई पर हम पढ़ चुके हैं कि जो स्थिर लागत है, चाहे उत्पादन 0 इकाई का हो या अधिकतम हो, ये हमेशा स्थिर रहती है। 20 20 20 ये हर इकाई के लिए 20 रहती है। उसके बाद हमारी कुल परिवर्तनशील लागत यानी टी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TVC, या शॉर्ट में वो सिर्फ हम इसे VC वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट उत्पादन की मात्रा के अनुसार परिवर्तन होते हैं। 0 उत्पादन पर ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, ये 0 होते हैं, और जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। उसके बाद ये हमने 3 कॉलम पूरे करने, सीमांत लागत, कुल लागत और औसत लागत। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालें? हमें पता कुल लागत है वो स्थिर लागत और बंधी लागत इन दोनों का जोड़ होती है। तो कुल लागत 0 इकाई पर कुल लागत 20 जमा 0 20, पहली इकाई पर 20 जमा 10 30, 20 जमा 18 38, 20 जमा 28 48, 20 जमा 40 60, 20 जमा 54 74। इस तरह से हम कुल लागत निकालेंगे। कुल लागत कैसे निकालेंगे? कुल लागत को निकालेंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट जमा वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? अब हम निकालते हैं सीमांत लागत। सीमांत लागत का हमें पता कि कुल लागत की न तो हमारी सीमांत लागत होती न ही हमारी औसत लागत होती है इकाई पर। अब उसके बाद औसत लागत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कुल लागत को, सॉरी ये कुल लागत, ये कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से हम भाग कर देते हैं। तो 30 को भाग किया 1 से, औसत लागत आ गया 30। 38 को भाग किया 2 से, आ गई हमारी 19। 48 को भाग किया 3 से, तो हमारी औसत लागत तीसरी इकाई की आ जाएगी 16। अगली है 60 को भाग किया 4 से, तो ये आ गई हमारी 15। और उसके बाद 74 को हमने भाग किया 5 से, तो ये आ जाएगी हमारी 5 एकम 5 5 14 पॉइंट। इस तरह से प्यारे बच्चों हम किसी भी टेबल को हम पूरा कर सकते हैं, बस हमें इन लागतों का आपस में संबंध है वो ज्ञात होना चाहिए। प्रश्न में हमें दे रखा है उत्पादन की इकाइयां, यानी कि हमें दे रखी है क्वांटिटी 0 1 2 3 और 4। कुल लागत हमें दे रखी 50 100 140 170 और 190। हमने ज्ञात करनी है कुल बंधी लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, सीमांत लागत और औसत लागत। क्या कर दिया इसने? अब स्थिर लागत को कैसे ज्ञात करें? स्थिर लागत को कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से सुनेंगे, एक बार ढंग से दिमाग में बैठे फिर कोई दिक्कत नहीं। हम देखेंगे उत्पादन की इकाइयां। उत्पादन की इकाइयां कितनी है? 0 उत्पादन होने पर भी हमारे 50 रुपए जो लागत है वो हो रही है। और हमने पढ़ा था कि चाहे उत्पादन 0 हो या अधिकतम हो, बंधी लागतें कभी बदलती नहीं। तो गोल्डन रूल ये है कि 0 उत्पादन पर जो भी लागत होगी वो हमारी बंधी लागत होगी। तो हमारी जो बंधी लागत है वो कितनी हो जाएगी? 50। और बंधी लागत है उत्पादन की इकाइयों के साथ बदलती नहीं, तो ये हर इकाई पर कितनी होगी? 50 50 50। अब हम निकालते परिवर्तनशील लागत। हमने पता था कि जो कुल लागत है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से निकलती। तो यदि हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालनी तो इस फार्मूले को हम चेंज कर देंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट में से हम फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। तो अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। 0 उत्पादन पर हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी होती है? 0। या फिर इस फार्मूले को देखो, कुल लागत में से बंधी लागत घटा दो, इसमें से ये घटा दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? परिवर्तनशील लागत।
कुल लागत 50, उसमें से 50 हमारी बंधी लागत, तो परिवर्तनशील लागत कितनी? 0। कुल लागत हमारी 100, उसमें से बंधे हमारे 50, तो परिवर्तनशील लागत कितनी हुई? 50। कुल लागत हमारी 50, उसमें से 50 हमारी कुल लागत हमारी 140, उसमें से बंधी लागत हमारी 50, तो इसमें से ये घटा देंगे तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 90। इसमें से ये घटाने के बाद 120 और ये घटाने के बाद 40। उसके बाद है हमारी सीमांत लागत। सीमांत लागत की हम किसकी सहायता से निकालते हैं? सीमांत लागत को हम निकालते हैं कुल लागत की सहायता से। कैसे निकालेंगे? 0 इकाई पर सीमांत लागत नहीं होती। पहली इकाई पर 100 में से हम घटा देंगे 50। पहली लागत की सीमांत लागत है वो 50, दूसरी की 40, तीसरी की 30 और चौथी की आ जाएगी 30। पेपर में यदि मैं कुल लागत नहीं दे रखे तो इसका अनुमान हम सीमांत लागत का अनुमान हम परिवर्तनशील लागत से भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो लागत बढ़ रही है बंधी लागत तो हमारी है ही, इसकी सहायता से भी सेम हम निकालेंगे। पहली का डैश 50 में से 0 गई 50, 90 में से 50 गए 40, 120 में से 90 गए 30 और 140 में से 130। तो याद रखें सीमांत लागत को हम कुल लागत से भी निकाल सकते हैं और वेरिएबल कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद औसत लागत। औसत लागत का जो फार्मूला है वो है हमारा, इसको हम कुल लागत को क्वांटिटी से भाग कर देंगे, कुल लागत को क्वांटिटी से भाग कर देंगे। औसत लागत हमें पता है कुल लागत भाग, फॉर्मूले को लगा दो। पहली इकाई की 0 इकाई पर अगर हम इसको निकालेंगे तो ये इन्फिनिटी आएगा, तो हम इन्फिनिटी को नहीं दिखाते, हम डैश लगा देते हैं। पहली इकाई की औसत लागत 100 को भाग किया 1 से, तो 140 को भाग किया 2 से, ये आ जाएगा 70। 170 को भाग किया 3 से औसत लागत ज्ञात करने के लिए, तो ये आ जाएगा हमारा 3 56.6। उसके बाद 190 को भाग किया 4 से 47.5, तो ये आ गई हमारी औसत लागत। तो प्यारे विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा और मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लग रहे होंगे। तो इस सवाल में देखिए हमें उत्पादन की इकाइयाँ दे रखी हैं, औसत लागत दे रखी है। अब की बार पेपर वाले ने हमें क्या दे दिया? औसत लागत दे दी। हमने ज्ञात क्या करना है? कुल लागत और सीमांत लागत। और मैंने बताया था कि कुल लागत को हमने ज्ञात करना होता है, बाकी सारी लागतें इजी हो जाती हैं। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। कुल लागत हम औसत लागत कैसे निकालते हैं? औसत लागत यदि फार्मूले की बात करें तो औसत लागत हम निकालते हैं कुल लागत को क्वांटिटी से भाग देने पर। अब हमें यहाँ पर कुल औसत लागत दे रखी है, कुल लागत हमने ज्ञात करनी है, तो कुल लागत कैसे निकालेंगे? औसत लागत को क्वांटिटी से गुणा कर देंगे तो हमें कुल लागत है वो तो हो जाएगी। तो ये हमारी क्वांटिटी है, उत्पादन की मात्रा, ये हमारी औसत लागत है। कुल लागत ज्ञात करने के लिए इन दोनों की गुणा कर देंगे, तो कुल लागत आ गई हमारी पहली इकाई की 100, दूसरी इकाई की 180, तीसरी इकाई की 80 गुना 3 240, चौथी इकाई की इन दोनों की गुना 280, पांचवी इकाई की 350, छठी इकाई की 480, सातवीं इकाई की 630 और आठवीं इकाई की हो जाएगी हमारी 800। है ना आसान? सीमांत लागत हमारी आसान है ही। पहली इकाई की सीमांत लागत तो जो यहाँ पर रखे वो दूसरी इकाई की घटाते जाएंगे। 180 में से 100 गए 80, उसके बाद ये आ गए हमारे 60, 40, उसके बाद ये हो गए हमारे 70 और उसके बाद हो गए हमारे 130, 130, 150 और ये आ जाएंगे हमारे 70। है ना सर? आज की क्लास के मेरे ख्याल से ये लास्ट एग्जाम्पल है। इस बार पेपर वाले ने हमें क्या दे दिया? हमें दे दी सीमांत लागत।
हमें दे दी उत्पादन की इकाइयाँ दे दी, हमें सीमांत लागत दे दी, हमने क्या ज्ञात करना, कुल लागत और औसत लागत। तो औसत लागत तो हम आसानी से ज्ञात कर ही सकते हैं, कुल लागत आ गई, क्वांटिटी से भाग कर देंगे तो हमारे पास औसत देगी। औसत लागत टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, यही होता है। हमने में पेपर में मेन रोड़ा क्या है, मेन जो समस्या है वो क्या रहेगी, कुल लागत को हमने ज्ञात करना है किसी भी तरीके से। अपना दिमाग लड़ाओ, फार्मूला लगाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, ठीक है, कुल लागत को ज्ञात करो। फिलहाल इस एग्जाम्पल में पेपर वाला ने हमें दे रखी सीमांत लागत। सीमांत लागत से कुल लागत कैसे निकालते हैं, उल्टा सोचो। पहले तो ये सोचो कि हम सीमांत लागत कैसे निकालते हैं, टी सी एन माइनस में टी सी एन माइनस में 1, यानी वो घटाते जाते हैं। सीमांत लागत ज्ञात करने के लिए हम कुल लागत को घटाते जाते हैं, तो इसका उल्टा कर दो। सीमांत लागत से कुल लागत ज्ञात करनी हो तो इसको सीमांत लागत को जोड़ते जाओ, हमारे पास कुल लागत आ जाएगी। पहली इकाई की कुल लागत, तो अगर हमारे पास कुल लागत होती तो हम सीमांत लागत ज्ञात करते थे, घटाते हुए जाते हैं। अब हमें सीमांत लागत दे रखी तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ते जाएंगे और हमारे पास कुल लागत आ जाएगी 100 जमा 90 190, 190 जमा 70 260, 260 जमा में 70 330, 330 जमा में 80 410, 410 जमा में 100 510, और 510 जमा में 130 कितने हो जाए 640। अब एक बार इसी क्वेश्चन को मैं साइड में लिख रहा हूँ। मान लीजिए हमें पेपर में दे रखे थे कुल लागत, कुल लागत में एज इट इज उतार देता हूँ 130। आपको समझाने के लिए मैं इस सवाल को एक बार उल्टा सोल्व कर रहा हूँ। 410 510 और 640, ये थी हमारी कुल लागत। यदि इससे हमें वो बोल देता पेपर वाला कि मार्जिनल कॉस्ट ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करते, पहली इकाई की सेम, और ऐसे हम घटाते जाते थे भाई। 190 में से 100 गए 90, 260 में से 90 गए 70, 330 में से 260 गए तो कितने हो गए 70, उसके बाद 410 में से 310 गए 330 गए 80। हम MC ऐसे निकालते थे, घटाते जाने। तो इसको उल्टा कर दो, अब की बार हमें MC दे रखी TC ज्ञात करें, तो इसको हम जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास लागत आ जाएगी। और कुल लागत आने के बाद तो हम औसत लागत को आसानी से ज्ञात कर सकते। क्या करेंगे, इस कुल लागत को क्वांटिटी से भाग कर दे, तो 190 भाग में 2 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 91। 260 भाग में 3 ये आ जाएंगे 81.6। उसके बाद 330 को भाग किया हमने 4 से, ये हो जाएगा 82.5। उसके बाद इसी तरह से हम इनको भाग करते जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हम पेपर में हमें कैसे भी घुमा फिरा के दे दे, हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।